हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। टर्म 2 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑलरेडी हम कंप्लीटेड कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लास 11th के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं नीट और जेई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि क्या पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है, क्यों पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इसके ऊपर कुछ काम किया, उसके बाद क्यों वो फेल हुए, क्या लिमिटेशन थी उसकी। तो काफी कुछ हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो दिस इज लेक्चर नंबर 1, और आइए हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन से, राइट। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए, यहां पर कुछ डायग्राम आपके सामने है। देयर आर 2 डायग्राम्स। क्लोथ्स का डायग्राम है, यहां पर कुछ क्लोथ्स ऐसे ही रखे हुए हैं, और यहां पर जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो यहां पर क्लोथ्स कुछ इस तरीके से आपको दिख जाते हैं, ठीक है। यस और नो। अब ये मैडम जी आई और मैडम जी शॉपिंग करना चाहती है। मैडम जी क्या करना चाहती है? मैडम जी शॉपिंग करना चाहती है, मगर थोड़ी सी टाइम की क्या है, कमी है इनके पास। अब दोनों में से, इन 2 प्लेसेस में से कहां पर ये शॉपिंग के लिए जाएगी, जहां से इसकी परचेजिंग भी हो जाए और जो ये चाहती है, रिक्वायरमेंट है जिस तरह की क्लोथ्स की, वो आसानी से इसको मिल जाए। तो डेफिनेटली कौन सी वो जगह होगी? वो जगह होगी दिस वन, ये वाली जगह होगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, यहां पर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। किसका? क्लोथ्स का। देखिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लोथ्स हैव बीन डन सो शॉपिंग बिकम इजी। समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जरा, यहां पर बुक शेल्फ है जहां पर बुक्स बहुत प्रॉपरली एक अरेंज है। यस और नो। और आप सेकंड हैंड बुक को लेने के लिए भी जाते होंगे, वहां पर आपको कुछ इस तरह की बुक्स रखी हुई दिखती होगी। अब यहां पर सोचूलाल आया, पढ़ने वाला बच्चा है ये, ठीक है। अब इसको पढ़ना है, इसको बुक चाहिए। तो देखिए, फ्रॉम वेयर वुड यू गेट द रिक्वायर्ड बुक इजीली। अब इसको कुछ बुक चाहिए, मान लीजिए केमिस्ट्री की ही बुक चाहिए, ठीक है। अब इतनी सारी बुकों में से केमिस्ट्री की बुक को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भाई साहब कहां से बुक को परचेज करेंगे? नो डाउट ये इस जगह से बुक को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बुक क्या है? अरेंज है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स हैव बीन डन। तो यहां से बड़ी आसानी से इसको क्या मिल जाएगा? बुक मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है। ये दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम आपके सामने पहली बार लाए हैं। देखिए जरा, ये पूरा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एडवांस पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल की खास बात है बहुत सारी। क्या? इस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, इस पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स भी हैं, और इस पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड भी हैं। सर मेटल तो समझ में आता है, नॉन मेटल भी समझ में आता है, मेटलॉइड क्या होते हैं? बेटा मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं उनको हम? मेटलॉइड। द एलिमेंट विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल इज नोन एज मेटलॉइड। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छी। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये पीरियोडिक टेबल आपने रिप्रेजेंट क्यों करी? क्योंकि इसको बनाने में कई तरह के साइंटिस्टों का क्या है? इनरोलमेंट है बेटा। यस और नो। बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ चीजें बताई है। वो क्या क्या चीजें बताई है, आइए उनको हम समझेंगे। देखिए, द मोस्ट फंडामेंटल मैटर इन केमिस्ट्री आर एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में जो मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर का फंडामेंटल यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो सर व्हाट इज द definition of elements? Matter which is made up of what one type of substance
या वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। देखिए क्या डेफिनेशन होती है, एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एक ही तरह के सब्सटेंस से बनने वाले जो मैटर होते हैं, यस और नो, उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही एटम से मिलके बने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से ही मिलके बने, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम से ही मिलके बने, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बात करते हैं। इनिशियली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, उसके बाद सल्फर, आयरन एंड कॉपर। इनिशियली साइंटिस्टों ने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया। सर कैसे? और इन्होंने क्या करा, ये साइंटिस्ट आ गए भाई साहब, इन्होंने क्या करा, जब ये एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने इनको सभी सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन से 2 पार्ट्स? एक मेटल और एक क्या था, नॉन मेटल। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या बनाया, 2 पार्ट बना लिए, एक मेटल बना लिया और एक क्या बना लिया, नॉन मेटल। अब इनमें से क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो कॉपर, सिल्वर और आयरन है वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, और कार्बन जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे और एक्सपेरिमेंट आया, इसके बाद पता चला गोल्ड भी सर क्या होता है, मेटल होता है, और सल्फर जो होता है वो क्या होता है सर, नॉन मेटल होता है। और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट बढ़े, तभी एक एलिमेंट आया जिसका नाम था सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के बारे में जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट किया तो बड़े अजीबोगरीब तरह के रिजल्ट मिलने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि सर सिलिकॉन जो है वो मेटल है, कुछ लोग कहने लगे सिलिकॉन क्या है सर, नॉन मेटल है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी है और जिसके अंदर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। तो अब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, उसका एक नया नाम दिया गया और वो नया नाम था मेटलॉइड। क्या नाम था वो, मेटलॉइड। देखिए इसका नाम दे दिया मेटलॉइड। सम एलिमेंट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल विच वर नोन एज मेटलॉइड। इनको क्या बोला गया, इनको मेटलॉइड बोला गया। क्या मेरी बात क्लियर है? आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में 119 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंटेड हैं। अब इन 119 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ये हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक कंपटीशन है। इतनी आसानी से हम इतने सारे एलिमेंट को क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्टडी करेंगे तो अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है। तो क्यों ना सर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू हम मेटल को अलग कर दें, नॉन मेटल को अलग कर दें और मेटलॉइड को क्या कर दें, अलग कर दें। यस, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। जिस तरीके से हमने क्लोथ्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, हमने बुक्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, उसी तरीके से हमने एलिमेंट्स को भी हमने एलिमेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से क्या किया है, उनको अरेंज किया है। और इसे ही हम किस में अरेंज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। आइए देखिए, there was a need of systematic classification and arrangement of these elements to make their study easy। अब इतने सारे एलिमेंट की स्टडी करना इजी नहीं है भाई, इसलिए क्या करा हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, उनको प्रॉपर वे में क्या करा, अरेंज किया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ उसको हम समझते हैं। तो इनमें सबसे पहला आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबेनियर, और इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड का मतलब है इन्होंने 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बनाया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्यों? क्योंकि एटम की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसके मास का होना, और इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी कुछ लिमिटेशंस को भी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन जी आए। इन जॉन डाल्टन जी ने क्या करा, एटॉमिक थ्योरी दी, और इस एटॉमिक थ्योरी से ही क्या हुआ था, एटॉमिक मास के बारे में पता चला था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। ये जॉन डाल्टन है जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट है जिसको हम ब्रिटिश केमिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 1808 में।
ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। अब सर एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, देखिए अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी एवरी एटम हैज मास, हर एक एटम के पास क्या होता है, मास, और इसी मास को हम एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। सो ही सेड एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम। अब देखो, जो चीज हर किसी के पास होगी वही तो उसकी फंडामेंटल चीज होगी ना। तो हर एटम के पास क्या होता है, मास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो इन्होंने बोला एटॉमिक मास के बेस पे आप काम करना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो इन्होंने बोला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या होती है, हर एक एटम की, वो होती है एटॉमिक मास। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद आए जोहानन वोल्फगैंग डोबेनियर, जो कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द एलिमेंट वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इन्होंने भी एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाइड किया। कौन सी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वाली प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। ऑल द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट इन वन ग्रुप्स कॉल्ड अ फैमिली। अब इन्होंने सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्या करा, एक ही ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया। सिमिलर तरह के एलिमेंट को उन्होंने कंबाइंड करना स्टार्ट किया और इन्होंने 3 के ग्रुप्स बनाए, और उन 3 तरह के ग्रुप्स को उन्होंने क्या बोल दिया, फैमिली बोल दिया। क्या बोल दिया, फैमिली बोल दिया। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, किस बेस पे, एटॉमिक थ्योरी के बेस पे, जो किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। क्या किया इन्होंने, आइए समझते हैं। देखिए, ही अरेंज केमिकली सिमिलर एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और इनको क्या बोला, इन्होंने बोला 3 के ग्रुप बनाए, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, जिसको उन्होंने डोबेनियर ट्रायड बोल दिया। यानी केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स के इन्होंने 3 के ग्रुप बनाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और उन 3 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या बोला, इन 3 एलिमेंट्स को इन्होंने ट्रायड के नाम से जाना। समझ में आती है बात, बहुत अच्छी बात है। आओ ये एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एलिमेंट्स आपने लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनका सिंबल होता है Li, Na और K। दिस इज द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अच्छा, इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट। क्यों ये सिमिलर है, वाई दीज एलिमेंट आर सिमिलर? तो सबसे पहले इसी का आंसर अपन लगाते हैं। देखो, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी मेटल्स हैं, पहली बात, इसीलिए ये सिमिलर है। दूसरी चीज कि ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, अल्कालीज बना लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। देखिए ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ली ना की रब से फरियाद, यस और नो, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है ये फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप में सभी की वैलेंसी भी कितनी होती है, +1, यानी इसकी भी +1 होगी, इसकी भी +1 होगी, इसकी भी +1 वैलेंसी होगी। इन 3 रीजन की वजह से आप कह सकते हो कि ये केमिकली क्या है, सिमिलर एलिमेंट्स हैं। दोबारा बोलता हूं, ये सभी मेटल हैं, इन सब की वैलेंसी कितनी है, +1 है, और ये सभी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कालीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। अच्छा, इन 3 वजह से ये सभी क्या हैं, ये केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आइए अब बात करते हैं इनके एटॉमिक मास की। जब लिथियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया अप्रोक्सीमेटली तो वो 6.9 था, जब सोडियम का कैलकुलेट किया गया तो वो 23 था, और जब पोटेशियम का काउंट किया गया तो कितना था, 39। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ध्यान रखें, आपको एलिमेंट को क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और क्या बोला कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर मैं मीन निकालूं और उसका आंसर अगर सेंट्रल वाले एलिमेंट के बराबर आ जाए तो मेरा काम हो गया, तो मेरा लॉ जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, देन ही कैलकुलेट द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रायड। ये ट्रायड है, इनके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का क्या निकाला, एटॉमिक मास का मीन निकाला। कैसे निकाला, ये देखिए, इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया, 6.9 + 39 डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालना आता है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या आंसर आया, इससे आंसर आया आपका 45.9 डिवाइड बाय 2, और इससे आंसर निकला हमारा कितना, 22.95। अब आप चेक करो, यहां पर 23 आ रहा है और यहां पर 22.95
0.95 आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि दोनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज निकल रहा है, ये जो वैल्यू निकली है ये अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर है। यस और नो? तो इसने क्या बोला? द मीन वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए 23 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इन्होंने बोला स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज एज फॉलो। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट बनाया इस लॉ के अकॉर्डिंग। क्या बोला इन्होंने बोला कि इन अ ट्रायड एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी कि अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर 3 एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो क्या होगा? मिडिल एलिमेंट का जो एवरेज निकलेगा एटॉमिक मास का, वो किसके बराबर होगा? वो सेंट्रल वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इन अ ट्रायड एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। यस और नो? किसके? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन्होंने अगेन दूसरा एग्जाम्पल लिया। इन्होंने क्या लिया? 3 एलिमेंट्स अगेन लिए जो उस टाइम पे ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। सर इनका सिंबल क्या होगा? देखिए सिंबल सबसे पहले कैल्शियम का Ca, स्ट्रोंशियम का Sr और बैरियम का क्या होगा? Ba। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या ये सभी केमिकली सिमिलर एलिमेंट हैं? बिल्कुल सही बात है, ये सभी क्या है? केमिकली सिमिलर एलिमेंट है। सर कैसे? देखिए सबसे पहले तो सभी एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। दूसरी बात, द ऑक्साइड ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्कलाइन इन नेचर। दीज आर ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करते हैं। ये समझ में आ रहा है? और इसको ये क्या होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। सेकेंड, इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? +2 होती है। क्योंकि देखो इसकी भी वैलेंसी +2, इसकी भी +2, इसकी भी +2। ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, और सभी क्या करते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं। दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसके पहले वाला जो एग्जांपल किया था वो अल्काली मेटल्स थे, तो वो अल्काली नेचर को शो कर रहे थे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये सभी केमिकली सिमिलर एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया? अगेन वापस आया हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हमने इनको क्या करा? अरेंज किया। तो देखो 40.1, 87.6 और 137.3। अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आएगा जरा चेक करिए। एवरेज आया 88.7, यहां पर आया 87.6। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर 87.6 आया, यहां कितना आ रहा था? 88.7 आ रहा था, जो कि नियरली क्या है? इक्वल है। क्या है? नियरली इक्वल है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो, क्या कह सकते हो? दिस लॉ इज फॉलोड, दिस लॉ। ठीक है, हेंस दिस ट्रायड फॉलोड द लॉ। यानी कि ये जो ट्रायड है ये अगेन क्या कर रहा है बेटा? ये अगेन लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ हम और लेते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल देखिए, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, आर्सेनिक का AS होता है। अब क्वेश्चन अराइज वापस हुआ कि क्या ये सभी केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हैं? तो देखें जरा एक बार, इनका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? नाइट्रोजन का 14 है, फास्फोरस का 31 है और आर्सेनिक का कितना है? 74.9। अब हमने सेम इसी ट्रायड के बेस पे हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया और इनका हमने क्या निकाला? एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला? ये देखिए इस तरीके से हमने एवरेज निकाला। एवरेज आया क्या? एवरेज आया बेटा 88.9 डिवाइड बाय 2, दैट इज 44.845 आया। अब आप देखिए सेंट्रल जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास 31 है और इसका कितना आ रहा है बेटा? 44.45 आ रहा है। The mean was not equal to the atomic mass of the middle element। यानी कि ये जो मीन निकला है ये सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास से सेम नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा डिफरेंसेस यहां पर आ रहा है। तो आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि दिस ट्रायड डज नॉट फॉलो द लॉ, कि ये ट्रायड फॉलो नहीं करता है किसको? इस तरह के लॉ को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भाई प्रॉब्लम आ गई।
उस टाइम पे जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसमें प्रॉब्लम आई, तो अब आया लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर लॉ ऑफ ट्रायड। क्या क्या लिमिटेशन थी? पहली लिमिटेशन आपके सामने है कि जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के वो ट्रायड्स नहीं बना पाए। कुछ एलिमेंट के उन्होंने ट्रायड बनाए, कुछ एलिमेंट के ट्रायड नहीं बने। डोबेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फ्यू ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स known at that time. Other triad did not obey Dobenier rule. Hence, the system of triad was not useful. जब सभी एलिमेंट के ऊपर ट्रायड ही नहीं बने तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि ये सिस्टम क्या हो गया, ये पूरा लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ गई बात? ये सिस्टम क्या हो गया, फेल, और हमारे डोबेनियर जो साइंटिस्ट थे वो क्या हो गए, इस तरीके से उदास हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं कि भाई साहब इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए। इसके बाद आए न्यूलैंड। ये न्यूलैंड के बारे में कुछ खास बात होती है, खास बात बताई गई है कई जगह पे कि म्यूजिक लवर थे ये, है ना, म्यूजिक काफी ज्यादा इनको क्या था, पसंद था, और इन्होंने अपना जो लॉ ऑफ ट्रायड है ये म्यूजिक के बेस पे ही क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। जिस तरह से म्यूजिक में हिंदी में सा रे गामा पाधा नीसा होता है, तो एवरी एट्थ एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। जैसे पहला वाला नोट क्या होता है म्यूजिक का, सा, और एट्थ वाला क्या होता है, वो भी सा होता है। तो इन्होंने बोला कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द एट्थ वन। यस और नो, ये भी इसकी बिल्कुल बेसिक चीज है। आइए सबसे पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ते हैं, उसके बाद फीचर्स पढ़ते हैं हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। देखिए सबसे पहले ये जॉन न्यूलैंड है जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। जब डोबेनियर फेल हो गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो किया वो किसने किया था, जॉन न्यूलैंड ने किया था। कब? 1864 में किया था। अच्छा, इस टाइम पे लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और इन सभी एलिमेंट को न्यूलैंड ने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना स्टार्ट किया। इस टाइम पे 56 एलिमेंट थे और इन सभी को इन्होंने क्या करा, इन सभी को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया। ठीक है, डन। अच्छा, कैसे किया ये देखिए, इस तरीके से किया। इन्होंने एलिमेंट लिखा और सिंबल लिखे, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरीके से इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को क्या करा, अरेंज किया। अच्छा, अब आगे देखिए क्या हुआ। सबसे पहले इन्हीं एलिमेंट को इन्होंने क्या करा, इस जगह पे रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, और नीचे एक टेबल बनाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, इन्होंने नीचे टेबल बनाई है, देखिए। इसके बाद इन्होंने क्या करा, टेबल बनाने के बाद इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्होंने स्टार्ट करना किया। ठीक है, ही स्टडीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट। इसके लिए इन्होंने देखो क्या किया, टेबल बनाई, और टेबल में सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को पहले प्लेस पे डाला, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, डन। ये एलिमेंट पहली लेयर इन्होंने फॉर्म कर दी। अच्छा, अब यहां पर कुछ खास बात है। सर हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है, सर हीलियम तो है ही नहीं यहाँ। अरे बेटा, नोबल गैस की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से ये एलिमेंट यहां पर नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये एनालिसिस किया, ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसी है, हाइड्रोजन जैसी है। तो फ्लोरीन को इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, और इसके बाद बाकी एलिमेंट को एक के बाद एक इन्होंने क्या करा, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, देखो इस तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया। दोबारा बताते हैं, देखिए इस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक एलिमेंट को क्या करा, अरेंज किया इस तरीके से। डन। इस तरीके से एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर एलिमेंट क्या हो गए, रीअरेंज होते चले गए। सर इनका क्या हुआ, ये अगेन वापस यहां आ गए, ये वाला इस तरफ आ गया और ये एलिमेंट इस तरफ आ गया। इस तरीके से इन्होंने कैल्शियम तक इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने आगे भी बात करी। देखिए ये सब क्या है, लोअर एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। ही ऑब्जर्व दैट, इन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट, सो ही केप्ट सिमिलर एलिमेंट वन बिलो द अदर। देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी। यहां से मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया इस जगह से, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। यस और नो? मान लो हमने कार्बन से स्टार्ट किया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कह सकते हो कार्बन और सिलिकॉन इन दोनों की प्रॉपर्टी भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सेम है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ। आगे इसके बाद ही कंपेयर दिस टू म्यूजिकल नोट। मैंने आपसे कहा भी था, देखिए कितना बढ़िया पियानो बज रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि म्यूजिक लवर थे तो म्यूजिक के ऊपर काफी सारी बातें किया करते थे, काफी अच्छा सॉन्ग वगैरह भी गाते थे ये। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस तरीके से इनको अरेंज किया, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा 8th एलिमेंट, शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट वन, तो वापस सा आएगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में डू रे मी फा सो ला टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, BeMgCa, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी क्या कर रहे हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आए, वो पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था, when the elements are arranged in an increasing order of their atomic mass, the properties of the 8th element are similar to the first one. यानी every 8th element show the similar properties with the first one elements. बहुत अच्छी बात। चले आइए आगे पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स थे न्यूलैंड टेबल के। देखिए न्यूलैंड न्यू 56 एलिमेंट, उस टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। डन, इस तरीके से। तो मगर प्रॉब्लम ये थी कि कैल्शियम तक तो ये जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये फॉलो होता था, मगर उसके बाद वाले एलिमेंट के ऊपर ये लॉ फेल हो गया था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। अब कैल्शियम तक तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही चल रही थी, ये लॉ बिल्कुल सही चल रहा था। कैल्शियम के बाद से क्या हो गया? प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो गई। एवरी 8th एलिमेंट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन एलिमेंट। ठीक है, देखिए ये आपकी एक पीरियोडिक टेबल है, जनरली जो न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल है। यहां पर और क्या प्रॉब्लम है? यहां तक तो ये लॉ क्या कर रहा है? बिल्कुल फुल्ली क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके बाद ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है, यानी क्रोमियम और वाई की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो डिफरेंट होगी। उसी तरीके से इंडियम की और टाइटेनियम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, मैग्नीज और आर्सेनिक की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। सर और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। देखिए इसके बाद 2 एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? ये देखिए यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, और उसी तरीके से सीजियम और लैंथीनियम, ये दोनों एलिमेंट सेम जगह पे आ गए से एक ही ब्लॉक में ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंटेड है। तो ये भैया क्या है? ये तो गलत है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और यहां पर भी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो आपकी जब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है एलिमेंट, तो उनको आप सेम प्लेस पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया ऑटोमेटिक तरीके से, और यहां पर क्या हो गया? प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। टू एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स। 2 एलिमेंट जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हमने सेम ब्लॉक में रख दिया, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। अच्छा आगे क्या हुआ? देखिए he did not explain why 2 elements were kept together। अब उनसे पूछा गया भाई कि न्यूलैंड भाई साहब आपने 2 एलिमेंट को सेम जगह पे क्यों रख रखा है? तो इसका जवाब उनके पास कुछ भी नहीं था। आगे देखिए इसके बाद आयरन एलिमेंट which resemble cobalt and nickel elements in properties was placed far away from these elements। अब आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कोबाल्ट और निकल जैसी होती है, मगर आयरन को आपने क्या कर रखा है? अलग ग्रुप में डाल रखा है, और कोबाल्ट और निकल को आपने क्या कर रखा है? अलग ग्रुप में डाल रखा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यस और नो?
और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैस। अगर आपको जो मैंने पूरी पीरियडिक टेबल दिखाई थी, उस पूरी पीरियडिक टेबल में इनर्ट गैस तो थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तो हमने आंसर आपको पहले ही बताया था। क्यों नहीं थी? क्योंकि एट द टाइम इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड, क्योंकि उस टाइम पे इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैस बिकॉज दे वर नॉट येट डिस्कवर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।